तमाशे दिखाता है, सबको मोहित करता है, लेकिन मदारी का जादू खुद पे कभी नहीं चलता। खुद बड़ी खुशी हुई यहाँ इस मौके पर आने का मौका मिला मुझे यहाँ, और गुरुओं की स्थान है जहाँ पे आया। नरहर जी जिन्हें आप सब गुरु के नाम से याद करते हैं, हमें भी गुरु ही लगते हैं और गुरु ही मानते हैं हम। और महाराष्ट्र तो मशहूर है इस तरह के एजुकेशनलिस्ट, इस तरह की तालीम देने वाले, शिक्षा देने वाले लोगों के लिए। और मैं आज किसी बात पे कह रहा था कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन सच पूछिए तो ये गुरुजी जिनके मौके पे, जिनके 25वीं सेलिब्रेशन के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूं, उन्होंने राह दिखाई है कि बुजुर्गी तो एक पहला कदम होगा, अभी तो गुरु बनो तब समझे। और यहाँ छोटे छोटे से हाथों में, छोटे से इलाकों में महाराष्ट्र मशहूर है। ये भी बात आज ही हो रही थी अरुण जी के साथ, अरुण शिवटी और विजय जी के साथ, कि अपने अपने हिस्से में देखिए महाराष्ट्र में कैसे कैसे गुरुओं ने साथ दिया है और शिक्षा बांटी है, तालीम बांटी है। साने गुरु जी मेन स्ट्रीम में थे जैसा कि इतिहास हमें बताता है, लेकिन ये जितने ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं मेन स्ट्रीम में, उनसे वो मेन स्ट्रीम बनता है। और वो अपने आप में मुकम्मल है, अपना अपना इलाका सैराब करते हैं, अपने अपने इलाके को सींचते हैं, अपनी अपनी मिट्टी को सींचते हैं, उसे हरियाली बख्शते हैं। और आज यहाँ पे आके सुबह अभी आपको बताया उन्होंने कि मेरा असल नाम क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। मेरे सारे संस्कार एक बार फिर जिंदा हो गए, क्योंकि ये गुरबाणी संत नामदेव की मैंने बचपन में गुरुद्वारे से सुनी थी। वो सारे संस्कार आपके वापस आ जाते हैं, और कहीं न कहीं मैं किसी भी मिट्टी में पैदा हुआ, वो कहीं मैं महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और वो मुझे दिया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब तो मैं मराठी बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन मुझे महाराष्ट्रन तो मान लीजिए, क्योंकि मैंने आधी सदी गुजारी है यहाँ। मैंने यहाँ की हवा का नमक चखा है, आपका नमक खाया है, इसलिए मुझे अदा भी करना है। आप जाना है उन तमाम स्थानों पर जहां पे आप मान देते हैं, बुलाते हैं इज्जत से। मैंने इस कोशिश में बल्कि कुसुम अग्रज को ट्रांसलेट किया, कुसुम अग्रज की उन नज़्मों का अनुवाद किया जिनका चुनाव मुझे अरुण के साथ बैठ करना पड़ा। अरुण शिवटी उन्होंने चुनाव करके दिया। उन्हें बताया मैंने किस मिजाज में मुझे वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी नज़्में पढ़ते रहे, ट्रांसलेशन में पढ़ते रहे, उनसे मिले भी, तो उनका चुनाव किया। हाल ही में पीएल देशपांडे उनके नाम से सम्मान मिला पूना में। तो सच मानिए कि फ्लैशबैक अब पंजाब है और प्रेजेंट जो कहानी चल रही है वो महाराष्ट्र की है। मैं वहां पे वो कॉम्पनी लगी जहां, लेकिन मेरा एक इश्क है बंगाल से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो मेरे घर में है। मेरे गुरु पहले टैगोर थे, जहां से मेरा पहला मोड़ मुड़ा था मैं शायरी की तरफ और लिटरेचर की तरफ, और दूसरे बिमल रॉय, जहां से मैंने सिनेमा सीखा, सिनेमा की धार पकड़नी शुरू की थी। सिनेमा लिटरेचर से सिनेमा तक आते आते का एक अपना एक सफर है,
लेकिन सिनेमा के साथ साथ चलते हुए, लिटरेचर को लेकर चलते हुए, साहित्य को साथ में लेकर चलते हुए, वो एक और जर्नी, एक और सफर का एक्सपीरियंस है। लिटरेचर की उम्र हजारों बरस और सिनेमा बेचारा भी 100 बरस का है। तो इन दोनों को आप लिटरेचर के साथ नापिए नहीं। लिटरेचर अभी, लिटरेचर के गांव बड़े, उसकी स्थान बड़ी, उसका इलाका बड़ा। ये बिल्कुल ऐसी है। सिनेमा जिस वक्त शुरू हुआ तो उसने लिटरेचर का सहारा लिया और वहां से कहानियां ले ली, हमारी माइथोलॉजी से कहानियां ले ली, उस वक्त के ड्रामे से कहानियां ले ली। आगा हशर काश्मीरी जिन्हें उस जमाने में शेक्सपियर ऑफ इंडियन थिएटर कहा गया, उनसे कहानियां ले ली। लेकिन ये ऐसे ही था, सिनेमा जैसे एक बच्चा बड़े अपने बाप के पैर, बूटों में पैर रख लेता है और चलने की कोशिश करता है, और वो बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तो लड़खड़ाता है, घसीटता है साथ साथ में, और सिनेमा वही कर रहा था। आते आते यहां तक आया है कि अब उस बच्चे को जब स्कूल जाना हो तो आप उसे अपने साइज के बूट लेकर देते हैं। ये वक्त है कि हम सिनेमा को उसके अपने साइज के मोजे और अपने साइज के बूट लेकर दें। लेकिन उसका मुकाबला आप लिटरेचर के साथ ना कीजिए, क्योंकि सिनेमा अपनी जबान ढूंढते ढूंढते यहां तक आया है। सिनेमा के पास अपनी जबान भी नहीं थी, जिसे मैं सिनेमैटिक लैंग्वेज कहूं। तो वो सिनेमैटिक लैंग्वेज भी अभी सीख रहा है। अभी अभी उस तक ये जरा सी मंथन कर सकते हैं आप, ये लाइट, वो सीख रहा है वो जबान जिस जबान में वो बात कर सके। आपको अगर मालूम है कि सिनेमा जब शुरू हुआ था तो फ्लैशबैक दिखाने के लिए वो एक पानी की तरह नहर गुजरती थी और उसके बाद टाइम लैप्स दिखाई दिया करता था। जब आपको टाइम गुजरते हुए दिखाना था तो कैलेंडर की तारीखें उड़ा करती थी, या वक्त का पैसे दिखाना होता तो घड़ी घड़ी घूमा करती थी। आज के सिनेमैटिक एक्सप्रेशन में वो जबान बदल गई है और वो ऑडियंस बगैर उन इशारों के समझने लग गई है। तो सिनेमा अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जबान पर काबू पा रहा है और अपनी जबान सीखने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ ऑडियंस चल रही है, क्योंकि उन्होंने भी वो जबान सीख ली है और उसे समझने लग गए हैं। मैं ये कहूं कि सिनेमा कोशिश कर रहा है खुद अपना लिटरेचर पैदा करने का, अपना लिटरेचर बनाने की, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि सिनेमा अब सीधा साधा स्क्रीन पर भी लिखा जाने लगा है, जिसका सबसे, मैं कहूँगा मेरे सामने अगर सबसे पहली किताब इस तरह की आई थी तो अमेरिका जो नॉवेल था विजय जी, मुझे इस बारे में ही कैन अप्रोच मी फॉर दिस। तो बजाय इसके कि कहानी बने और कहानी से फिर स्क्रीन प्ले लिखा जाए और फिर उस पर फिल्म बने, डायरेक्ट स्क्रीन प्ले लिखे जाने लग गए। ये एक और कदम आगे बढ़ा है, जो जिसे मैं कहूं कि सिनेमा के साथ साथ सिनेमा ने अपनी एक और राह बनाई है। अब डायरेक्ट स्क्रीन प्ले लिखे जाने लग गए हैं। और इन्हीं में प्ले जब शुरू हुआ था, रेडियो प्ले शुरू हुए थे, तो आप कहानी से ड्रामा बनाया करते थे और उसके बाद रेडियो प्ले किया करते थे या स्टेज पर किया करते थे, और ड्रामा अपने आप लिखा जाने लग गया। हम उस जगह पर आ गए लिटरेचर में जहां ड्रामा लिखा जाने लगा। अब उस जगह पर आए हैं जहां सिनेमा का स्क्रीन प्ले डायरेक्टली लिखा जाने लगा है, ताकि आप फिल्म शायद बाद में बनाएं, लेकिन आप फिल्म किताब की सूरत में पढ़ सकें, ताकि वो आप विजुअलाइज कर सकें, आपके सामने वो मंजर आ सके। मैंने बल्कि कोशिश की है इसमें कि मंजरनामे कुछ पब्लिश किए हैं, वो स्क्रीन प्लेस पब्लिश किए हैं, जिन्हें एक फॉर्म दी है कि आप मंजरनामा वो कट और डिजॉल्व और एंगल और कैमरा उसके बगैर आप उसी तरह पढ़ सकें जिस तरह से आप नॉवल पढ़ते हैं। तो ये सफर अभी शुरू हुआ है और ये चलेगा, कुछ अरसे तक और चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि आज की स्पीड, हमारी आज की रफ्तार बढ़ गई है, और उस रफ्तार में शायद हमें उतने हजार साल इसकी फॉर्म पैदा करते हुए न लगे जितने लिटरेचर में लगे थे। लेकिन
बहुत जल्दी, शायद एक सदी भी हालांकि कम नहीं है, पर लिटरेचर के साथ जब मैं कंपेयर करता हूँ, जब मुझसे ये सवाल किया गया था तो उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा एक और करवट लेगा। जिस तरह शायर, कवि, क्योंकि नज्म लिख लेना या कविता लिख लेना कागज और कलम की कॉस्ट है, सिनेमा बहुत महंगा है, तो बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेकिन सिनेमा भी उस जगह पर पहुंच रहा है जहां पे ये कहीं ना कहीं हर घर का आर्ट, हर घर का फन होगा। जब जिस तरह से आज रिपोर्टिंग शुरू हुई है और वो हैंडीकैम कैमराज जिनकी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी आनी शुरू हो गई है, तो इट विल नॉट बी वेरी लॉन्ग, बहुत वक्त नहीं लगेगा कि जब आप खुद जिस तरह से कविता कहने का अभ्यास किया करते हैं कि किसी एक स्टेज पर शायद कुछ अरसे के बाद मोबाइल में देखिए ना कि आप शॉर्ट्स लेने लग गए हैं, मोबाइल में आप तस्वीरें लेने लग गए हैं, उसी से आप बात भी करते हैं। तो सिनेमा भी कहीं ना कहीं उस तरफ जरूर आ रहा है कि वो मास मीडिया से निकल के वो एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन बनता जा रहा है। अब वो फर्क सिर्फ इतना ही है कि क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत है, तो वो मास मीडियम में उसकी रिकवरी के लिए बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। बहुत मार्केटेबल, मार्केट ओरिएंटेड मीडियम बन गया है। लेकिन ये जरूर उस जगह पहुंचेगा जहां हर शख्स एक सब्जेक्टिव सिनेमा, या जिस तरह से शुरू में पैरेलल सिनेमा शुरू हुआ, पर्सनल सिनेमा शुरू हुआ, एक सब्जेक्टिव सिनेमा कि आपको जो बात कहनी है खरी उसी तरह से कहिए। मुझे उम्मीद है और मेरा ख्याल है कि सिनेमा वहां भी पहुंचेगा। और उसमें एक चीज की एहतियात जरूर है, वो तजुर्बा मुझे तो बहुत है, आपको भी होगा, कि मैं कोई इस बात को निंदा ना समझे या गलत ना समझे कि बहुत से खत आते हैं और कविताएं आती हैं मेरे पास। और गालिब का एक तजुर्बा था कि वो जेल में थे, तो कहने लगे कि वापस आए तो कहने लगे मुझे रोज 5 कोड़े पड़ा करते थे। तो उनसे पूछा, नहीं मैं ऐसा तो मिर्जा ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता। कहने लगे जी पूछे मत, वो जो सिपाही जो जिसे रखा गया था मेरी चौकीदारी के लिए, वो रोज वहां के 5 शेर सुनाया करता था और वो 5 शेर कोड़े की तरह पढ़ते थे साहब। मुझे गली के नुक्कड़ पे जाइए, वो पान वाले से पान लेने के लिए जाए तो वो कहे कि मिर्जा जाते जाते जरा एक शेर सुन जाइए, देखिए आज ये गजल हुई है, एक शेर सुनिए, एक कोड़ा और पढ़ा। तो ये याद रखिए कि सिनेमा जब उस जगह पे आएगा तो ये कोड़े आप पर भी बरसने वाले हैं, ये आपको भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि हर आदमी कहेगा जरा सी ये एक 2 मिनट रोकना, मैं एक फिल्म दिखाता हूँ आपको। और वो फिल्म जो है वो शेर की तरह इतनी जल्दी नहीं गुजरेगी, उसको वक्त जरूर लगेगा। सिनेमा और लिटरेचर पर मेरा ख्याल है हम और भी बात करने वाले हैं बाद में। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इस बात को खत्म करता हूँ, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा कि ये दोनों मीडियम्स, इनकी उम्र बड़ी फर्क है। एक बुजुर्ग हो चुका है और एक अभी पैदा हो रहा है, इतना बड़ा फर्क है इन दोनों का। और उसे उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसी तरह से ट्रीट किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इन्हें अभी बहुत दूर तक चलना है, बहुत दूर तक अपनी राह देखनी है। और आपका सबका शुक्रिया कि आप मुझे इतनी पेशेंस के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं और सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण आलेलो आहोत। या टप्प्यामध्ये गुलजारजींची एक प्रगट मुलाखत घ्यावी अशी त्यांची इच्छा होती आणि या प्रकारे आता आपण या मुलाखतीला सुरुवात करतो आहोत। गुलजार जी कहते हैं कि गुलजार जो लिखते हैं वह कविता होती है। सच तो यह है कि आप जो भी करते हैं उसे कविता का रहस्यमय जादुई स्पर्श होता है। आप एक मशहूर शायर हैं जो अच्छी फिल्में बनाते हैं। आप एक अप्रतिम फिल्मकार हैं जो कविताएं लिखते हैं। आपने पहले कविताएं लिखी, फिर कोमल सार्थक गीत लिखे और
फिर कथाएं लिखी, पटकथाएं लिखी, निर्देशन शुरू किया तो एकदम भिन्न, सादी, सरल, संवेदनशील ऐसी फिल्में बनाई। चांद की रोशनी में हर चीज अलग नजर आती है, वैसे आपकी कविता की रोशनी में हर चीज नजर आती है अलग, उसकी जादुई है। तो मैंने आज का पहला सवाल आपकी ही कविता से चुराया है। आप अगर आप न होते तो क्या? मैं इसीलिए यहाँ पे आके खड़ा हो गया था कि मुझे मालूम था कि जब उस्ताद और टीचर सवाल पूछते हैं तो कई बार टेक्स्ट बुक के बाहर से पूछते हैं। ऐसा मुश्किल सवाल पूछते हैं। थोड़ा सा राज घर का अगर आपके साथ बांट लें तो कोई हर्ज नहीं कि मेरी आलिया, मेरी वाइफ, जिसे आप जानते हैं, वो कई बार कहते हैं तुम मेरे डायलॉग फिल्मों में बेच देते हो, जो बात मेरे साथ करते हो, ये जो मैंने कहा तुम उसमें डाल देते हो। उसमें से एक सवाल वो था जो मैंने आंधी में डाला था कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम शायर ना होते तो बड़े ही ऑर्डिनरी आदमी होते। तो साहब अगर मैं ना होता तो मैं बड़ा ही ऑर्डिनरी होता। ये अब उनका कहा है और उनका कहा टाला तो नहीं जा सकता। जो वो कहेंगी कुछ ठीक ही कहेंगी और सोच समझ के नहीं, तजुर्बे से कहेंगी। वो भी जरूरी है। और ये जरूर है कि शौक बहुत सारे लगे हुए थे, तो अगर मैं शायरी से ना लोगों को परेशान करता या किसी को बोर करता या दोस्तों को, तो मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैंने पूछा था, क्योंकि मुझे अफसाने लिखने का भी शौक था, कहानियां लिखने का। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ज्यादा बिखरना नहीं चाहता, मैं एक चीज पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं, शायरी करूं या कहानियां लिखूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शायरी किया करो। तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्या मेरी कुछ नज़्में या शेर सुने? कहने लगे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी। साहब ये होता है, अगर मैं ना होता तो बस ये होता। कविता से आपकी मुलाकात तो बचपन में ही थी। कविता से कविता से आपकी मुलाकात तो बचपन में ही हुई, लेकिन आपको कब एहसास हुआ कि आप कविता लिख सकते हैं? बहुत देर से हुआ, बहुत देर से ऐसा हुआ, लेकिन कविता लिखना चाहता हूं इसकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पैदा हो गई थी। अच्छा। लेकिन लिख सकता हूं ये तो करते की विद्या है, करते से आती है, और वो आते आते बहुत वक्त लगा। ये एक जो कंपनी, जो सोहबत जो आपको मिलती है अपने चारों तरफ, जैसे मैं कहा था कि बहुत सी राहें बहुत से मिल जाते हैं, तो शुरू में कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक गाने वाले कुछ दोस्त अहबाब थे हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास। तो ख्याल था, मतलब ख्याल क्या था, जी चाहता था कि हम भी उनकी तरह गा सकें। अब क्या मालूम था कि मैं ऐसा बेसुरा निकलूंगा बाद में। तो उसी वक्त रोक दिया गया और घर पे कह दिया गया ये तुम पक्के राग छोड़ो, जाके किताब लेके पढ़ो। तो किताब लेके पढ़नी शुरू कर दी, और किताबें जो लेकर पढ़नी शुरू की तो वो जासूसी नावल थे, और वो मैजिकल जो बहराम का छुरा और सुल्ताना डाकू की कहानियां और उस तरह की किताबें। क्योंकि मेरी ड्यूटी ये होती थी कि मुझे दुकान पे सोना पड़ता था, और दुकान में हमारे वहां बिजली नहीं थी, वो लैंप जो चिमनी वाला वो जला लिया जाता था,
और मैं जाके वो एक बांकड़ा था जहां से किताबें 4 आने महीना फिर 2, तो वो किताब हर हफ्ते एक दे दिया करता था। और या ये था कि तुम एक खत्म कर लो तो दूसरी ले जाओ, तो अमूमन 1 हफ्ता लगता लोगों को। मैं इतना कोई तेजी से पढ़ने लग गया वो जासूसी नॉवेल कि रात रात घर में खत्म करके हर दूसरे दिन पहुंच जाता था। तो किताबों वाला वो जो बांकड़े वाला वो जो लाइब्रेरी होती है ना मोहल्लों की, जहाँ पे मैगजीन और किताबें होते हैं, तो वो परेशान हो गया। उसने मुझे एक किताब निकाल के दी जो कोई नहीं लेता होगा, उससे निकाल लो, ये लो, चले जाओ, और तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो किताब। 4 आने में कितनी किताबें लोगों को। उसने मुझे एक किताब थमा दी जो मैं कई बार कह चुका हूँ लोगों को, जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदला। वो किताब थी गार्डनर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और वो पहली बार उसका चस्का लगा था। उसकी पहली नज्म माली थी, मुझे ये भी आज तक याद है। और फिर मैं उस तरह की किताबें, उसी तरह का टाइटल, उसी तरह के स्केचेस देख के वो ढूंढने लग गया। और ये ट्रांसलेशन थे टैगोर की नज्मों की। उसके बाद फिर बाकी तो हिस्ट्री है। आप जानते हैं कि टैगोर को ओरिजिनल पढ़ने के लिए धीरे धीरे ये शौक अंदर अंदर पनपता रहा कि बंगाली सीख लो। बंगालियों से तो बाद में मिला, बंगाली सीखने का शौक कैसे हो गया। इस सूरत कविता का एहसास हुआ। टैगोर का जिक्र तो आपने अभी किया ही था, उनके साथ साथ किन शायरों का आप पर शुरू में प्रभाव था? गालिब एक हैं, गालिब हैं जो हमारे मौलवी साहब, मौलवी मुजीबुर रहमान, दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन स्कूल, वहां पढ़ा करते थे हम। तो वो जब एक गजल खत्म हो जाए तो दूसरे शायर की सुनाया करते थे। तो हमेशा ये था कि वो तरन्नुम में पढ़ के क्लासरूम में ऐसे चलते रहते थे और सुनाया करते थे। और उनका तरन्नुम बड़ा अच्छा था, तो हमें इंतजार रहा करता था कि ये कब ये पहला लेसन खत्म हो तो अगले पे आएंगे, तो फिर तरन्नुम से पढ़ेंगे। क्योंकि एक दफा पढ़ने के बाद फिर वो एक एक शेर लेके समझाना शुरू कर देते थे। उसमें गालिब के बारे में बताते हुए जिस तरह उन्होंने बात की थी, जिसे वो चचा गालिब कहा करता था। गालिब को आप जानते हैं, चचा गालिब कहा जाता है, उन्हें याद किया जाता है। कुछ घर में बुजुर्ग आते हैं तो ऐसे होते हैं जिनसे डर लगता है। कोई ताऊ आ गए, कोई बड़े आ गए, कोई फलाने आ गए, तो छुप गए, कतरा के निकल गए, बस जल्दी से पांव हाथ लगाया और भाग गए। कुछ बुजुर्ग घरों में आते हैं जिनसे जाके आप लिपट जाते हैं। जब छोटे होते हैं लिपट जाते हैं, उनकी जेब में हाथ डाल लेते हैं। कभी बादाम मिल जाते हैं, कभी मूंगफली मिल जाती है, या कभी 1 पैसा मिल गया, चले गए, भाग गए। गालिब उन शायरों में से थे जिन्हें हमेशा लिपट के मिलने को जी चाहता था। वो रस था उस बुजुर्ग शायर में जिसे चचा गालिब कहते हैं। किसी को हमने मामा मोमिन कहते हुए या ताऊ ज़ौफ कहते हुए नहीं सुना, सिर्फ गालिब ही को चचा गालिब कहा जाता है। यूं ये रिश्ता उस शायर से जुड़ा। भाई उसका ख्याल कीजिए। हेलो। हाँ, तो धीरे धीरे आपकी कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगी। तो हर शायर का ये एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या कोई कविता किसी प्रकाशक ने आपकी अस्वीकृत कर वापस कर दी? नहीं, वापस तो कोई नहीं करता था, खा जाते थे। हम इस काबिल भी नहीं थी कि उसके ऊपर स्टैंप का खर्चा किया जाए। वापस कोई नहीं भेजता था, लेकिन बकौल नहीं, तजुर्बा अगर देखें मोपासा का, तो ये है कि एडिटर्स को भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, वो कब तक फाड़ के डालेंगे लोग। और अगर कहीं गलती से कहीं वापस आ जाए, अगर आपने, क्योंकि ये भी होता था कि भाई बताओ तो सही हुआ क्या, तो लिफाफा साथ में भेजते थे, तो जवाब में कुछ लिखा नहीं होता था कि क्यों नहीं छाप रहे, क्यों पसंद नहीं आए, क्या गड़बड़ है इसमें।
और खुद को लिखने के बाद उस वक्त ऐसा लगता था कि हम तो कमाल लिख रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं चलता, इनकी जनरल नॉलेज ही ठीक नहीं है। तो उधर से अगर वापस आ गए तो दूसरे किसी मैगजीन के लिए भेज दी। जब कुछ नहीं जानते तो ये लगता है कि हम बहुत जानते हैं, और जब कुछ जान जाए तब समझ में आया कि नहीं, जानने के लिए बहुत पड़ा है, अभी हम कुछ नहीं जानते। बंदिनी का उत्साह मिलता है आपके रिएक्शन से। बंदिनी का जो आपका गीत है, और जो आपका पहला गीत था मोरा गोरा अंग ले जी, वो बहुत ही मशहूर हुआ। लेकिन आपकी बेटी ने, मेघना ने, आप पर जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि आप बतौर गीतकार के एक करियर बनाने में उत्सुक नहीं थे। क्यों थे? मैं फिल्मों ही में आने को तैयार नहीं था। सबसे पहली बात तो ये, मैं फिल्मों में नहीं आना चाहता था, और गाना तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहता था, इसलिए कि मेरा वही जो बात इससे पहले कर रहे थे, मैं कहा था हम लौटेंगे सिनेमा और लिटरेचर पर। लिटरेचर वॉज अ पैशन, साहित्य का एक पैशन था, और वो पैशन यूं कि बस लगता था सब कुछ यहीं पर है, और वो मुझे मना करता था, वो शौक अंदर का। जिन ऑथर्स को पढ़ा था उन्हें PWA की मीटिंग्स में राजेंद्र सिंह बेदी, सरदार जाफरी, जानिसार अख्तर, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिल लुधियानवी, कृष्णचंद्र, फैज अहमद फैज, इन्हें PWA, हम तो जूनियर थे जब इनको हम उस मीटिंग में देखा करते थे, और ये आके अपनी कोई गजल पढ़ते थे, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था और आपस में बहस हुआ करती थी। तो लगता था ये कितने महान लोग हैं, हम सीख रहे हैं इनसे। वो पैशन मुझे उससे ज्यादा लगता था कि हम एक फिल्म देख कर आए और उसमें वो गाना गुनगुना के कहे वाह वाह क्या ट्यून बनी है। बहुत बाद में पता चला कि वो अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा वो है। लेकिन किताबों के साथ जो गवाही दी जाती है बात करते हुए कि अरे नहीं साहब, कोई किसी के साथ कोई बहस चल रही है, अरे साहब आपको नहीं मालूम, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, कहते हैं। ये कोई नहीं कहता, ये तो पिक्चर में भी देखा है ना। वो जो 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 इज्जत और जो डिग्निटी किताब को मिली है, वहां रहने को जी चाहता था, इसलिए मुझे फिल्मों में नहीं आना था। तो बंदिनी की बात चली है, तो आप फिर विमल राव जी के साथ जुड़ गए जी। उनके साथ 4 साल आप रहे, 4-5 साल। आप उन्हें गुरु भी मानते हैं, तो आपकी फिल्मों में विमल राव जी से आपने क्या लिया है, और आपकी फिल्मों में विमल राव जी से हटकर अलग आपका खुद का क्या है? देखिए, विमल राव से एक तो शिक्षा ली, सीखा, एक्सप्रेस करना सीखा, और उन्होंने बड़ी शफकत के साथ, बड़ी पितराना शफकत के साथ, बड़ा उर्दू का सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वेरी फादरली अफेक्शन, किस तरह उन्होंने सिखाया हमें। एक तो इंसान भी बहुत बड़े थे और फिल्मकार तो बड़े थे ही, और उनका वास्ता लिटरेचर से, उनकी हर फिल्म किसी न किसी लिटरेरी किताब पे, लिटरेचर के किसी हिस्से से वाबस्ता है। यहाँ पे आके लिटरेचर एक बेस बन गया, बुनियाद बन गई, और हमने चलना सीखा और शुरू किया। तो मैं ये कहूँ कि मैं विमलदा की उस परंपरा को, जैसे वो लिटरेचर से ले रहे थे और मैं लिटरेचर से ही लेके उसे जारी रखना चाहता था। लेकिन ये कि मैं विमलदा बन गया या विमलदा से कहीं और राह निकाली, तो मैं विमलदा तो मेरा ख्याल है और 2 जन्म नहीं बन सकता। विमलदा तो नहीं बनेंगे, वो तो गुरु हैं, उस्ताद हैं मेरे। लेकिन ये जरूर है कि वो जो लिटरेचर का मुझे खुद शौक था, उसने राह जरूर दिखाई कि मुझे ये कहना है, ये बात कह लो, और वो कहने से ही आएगी। तो उन कहानियों का चुनाव शुरू किया जिन्हें मुझे लगता था कि मैं थोड़ी बहुत इमेजरी जो सीख रहा हूं सिनेमा की, उससे वो कह सकूंगा। लेकिन इमेजरी अगर मैं कहूं कि जो विमलदा की थी या विमल रॉय की थी, बीइंग अ कैमरामैन,
Imagery was his first selection. Imagery, सिनेमैटिक इमेजरी, विजुअल इमेजरी उनका पहला चुनाव था। वो उनके फिल्म सोचते हुए पहला आती थी। मैं क्योंकि लिटरेचर से आया था, इसलिए वर्ड, लफ्ज, शब्द वॉज माई फर्स्ट चुनाव। ये उससे मैं कहूँ तो कि वो चुनाव में हमारा जो फर्क था, इसलिए मैं शब्द, वर्ड मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। और इंपॉर्टेंट नहीं, मेरी समझ में ज्यादा आता था बनिस्बत उस विजुअल के जो विमल अकबर। एंड आई थिंक ही वाज अ ग्रेट विजुअलाइजर। एक पॉलिटिकल सटायर भी आपकी फिल्मों में है, जो एक आपकी एक अलग पहचान है, उसके बारे में आप क्या? हाँ, वो तो है, क्योंकि मैं कॉन्शियस था और मैं बड़े हिंदुस्तान के सख्त दौर से गुजरा हूँ। तो मुझे कोई सियासतदान, कोई माफ कीजिएगा अगर जो पॉलिटिशियंस को बैठे हों तो माफी चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे खोंचा देगा तो मैं रिएक्ट तो करूंगा। हम वो छड़ी लेके अगर मुझे कुछ तंग करेगा तो मैं तो रिएक्ट करने वाला हूँ। तो अब लड़ लेने की हिम्मत तो नहीं थी, तो ताना दे के भाग जाया करते। जब आपसे कोई ज्यादा ताकतवर हो तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, जाते हुए जुमला कस के भाग गए गली में, आ जाओ दौड़ लो। तो मेरी फिल्मों में ये रिमार्क्स की तरह से मेरे अपने से लेके ये चलता कि दूर तक चला। उसमें आपको मालूम है, मैं जो क्या दोहराऊं, आपको सारा पता है। हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। आज भी पॉलिटिकल कमेंट्री विद द वेरी फर्स्ट फिल्म, और ये सब फिल्मों में है। खुद कहने की हिम्मत डायरेक्टली आते आते वक्त लगा, जब उस तरह का सिनेमा आने लग गया जिसमें आई शुड गिव क्रेडिट टू पीपल लाइक श्याम बेनेगल, जिन्होंने बड़ी इंडिविजुअल सिनेमा या सब्जेक्टिव सिनेमा कहना शुरू किया, जहां से हमें ये और हौसला हुआ। फिर ऋषिदा के साथ लिखते लिखते थोड़ा सा हौसला हुआ, तब जाके उसकी एक मैच्योर्ड फॉर्म जो आती है, वो मेरा ख्याल है माई टर्निंग पॉइंट वॉज माचिस, जहां मैंने साफ डायरेक्ट बात कही कि ये है और यही सच है और यूं ही होगा। तो ये सफर शुरू हुआ था मेरे अपने से। तो मेरे अपने एक बंगाली फिल्म पर आधारित थी, अपन जान। तो अपन जान के बारे में आपने एक बार कहा था, और मेरे अपने के बारे में कि मेरे अपने बंगाली में बनी हिंदी फिल्म थी, और अपन जान जो है वो हिंदी में बनी बंगाली। जी, मैं अपनी बात पे आज भी उसी तरह से कायम हूँ। मैं हाथ रख के फिर कह सकता हूँ यही सच है और यही सच है कि वो उसमें ड्रीम सीक्वेंसेस भी थे, उसमें गाने भी थे, उसमें डांसेस भी थे। आई थॉट के मेन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं लूज हो गया, वो कहीं ना कहीं निकल गया। अब मैं अभी डायरेक्टर बना नहीं था, इतने पैसे थे नहीं कि मैं खुद बना लूं या राइट्स ले लूं। तपन्ना खुद बनाना चाहते थे तो उनके लिए लिखी थी, बाद में उन्होंने ड्रॉप कर दी। तो मुझे मौका मिल गया कि मैं ये कहानी के राइट्स खरीद लूं, और जिसमें मुझे सिप्पी साहब ने, एनसी सिप्पी, बहुत बहुत काबिल प्रोड्यूसर, उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। फिर उसे मैंने अपनी तरह से बनाया, जिसमें से वो तमाम डांसेस और ड्रीम सीक्वेंसेस निकाल दिए, लेकिन डायरेक्टली जो बात उसमें कहने के काबिल थी। दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं आई रिएक्ट मोर टू द वर्ड। मैं शब्द और लफ्ज से ज्यादा तासुर लेता हूँ, उसका असर मुझ पर ज्यादा होता है। और मैं क्योंकि लिटरेचर मेरी बैकग्राउंड थी, इसलिए उसकी तरफ रागिब ज्यादा था, ध्यान ज्यादा जाता था। तो अपनजन में से, मतलब उसमें से छांट के वो तमाम जो डेकोरेशन थी, उसकी झालर उतार दी मैंने, गोटा उतार दिया, उसके ऊपर जो उस लगाया हुआ था वो निकाल के जो सीधी सादी सिंपल तस्वीर थी मैंने वो बनाई। उसमें कोई रोमांस नहीं है और किसी रोमांस की जगह नहीं थी, जो असल बात थी वो कही। तो मेरे अपने में आपको ब्रेक मिला, उस सिनेमा में आपने नई प्रतिभाओं को भी ब्रेक दिया है जी। जैसे कि फिल्म इंस्टीट्यूट से आए हुए कलाकार, उसमें असरानी थे, उसमें डैनी थे और भी कलाकार, उसके साथ साथ कई तंत्रज्ञों को भी आपने वहाँ ब्रेक दिया है। तो उसके पीछे आपकी क्या भूमिका थी?
मैं, क्योंकि एक तो ये है कि मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि कोई बड़े स्टार्स मेरे साथ काम करने पर खुश होते। बिल्कुल अभी तक कोई साबित नहीं किया था मैंने, सिवाय अपनी राइटिंग के, क्योंकि उससे पहले गुड्डी, बावर्ची, आनंद लिख चुका था, लेकिन बतौर डायरेक्टर के मैंने कुछ साबित नहीं किया था। और दूसरे ये कि जो कैरेक्टर्स लिखते हुए नजर आते थे उनको चुन लेना मुझे सही लगता था, और मुझे यकीन था कि जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कह लूंगा, और वो कहलवा भी लूंगा। और दूसरी बात कि उससे फिल्म की कॉस्ट भी कम होती थी, जो मेरे प्रोड्यूसर रिस्क ले सकते थे मुझ पे कि हाँ पहली फिल्म है, अच्छा चलो बना के देखो। और मैं मशकूर हूँ सिप्पी साहब का, NC सिप्पी, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया था, कि उनकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ जो हूँ। वो NC सिप्पी का आज भी मशकूर हूँ। इस तरह से वो नए हीरोज, उसमें असरानी की पहली, असरानी की फिल्म, असरानी शुरू कर चुके थे एक फिल्म उससे पहले, लेकिन डैनी की पहली फिल्म थी, दिनेश ठाकुर की पहली फिल्म थी, और बहुत से आर्टिस्ट की। पर्दे के पीछे के भी कोई आर्टिस्ट थे बहुत से जो पहली बार आए थे। जी हाँ। तो मेरे अपने की बात चले तो इसमें आपने जो प्रयोग किया था उसी प्रयोग का सिलसिला आपने अगली फिल्मों में जारी था। हर फिल्म में आपने कुछ न कुछ एक नया प्रयोग किया। जैसे कि हम कोशिश की बात करेंगे तो कोशिश अपने आप में एक बड़ा नया प्रयोग था, क्योंकि उसमें जो हीरो और हीरोइन थे वो गूंगे और बैठे, तो उनकी कहानी पर एक फिल्म बनाना एक अपने आप में बहुत एक रिस्की। और जैसा कि आपने पीछे कहा था मुझे कि कोशिश की कहानी एक जापानी फिल्म से थोड़ी सी इंस्पायर हुई थी, हैप्पीनेस ऑफ अ सलोन। तो उस कहानी में और आपकी कोशिश में क्या फर्क था और आपने क्यों वो फर्क किया? जी, हैप्पीनेस ऑफ अ सलोन एक जापानी फिल्म थी। 1952 हिंदुस्तान में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें वो फिल्म आई थी। उसके बाद 20 साल तक हिंदुस्तान में और कोई इंटरनेशनल फेस्टिवल नहीं हुआ। उसके 72 से जाके दोबारा शुरू हुए। वो फिल्म बहुत लोग मुतासिर हुए उससे, लेकिन मुझे वो बात बड़ी रिएक्शनरी लगती थी, क्योंकि उसमें एक हैंडीकैप आदमी सोसाइटी में से हैंडीकैप लोगों की एक अलग सोसाइटी बना लेना चाहता है, इसलिए वो उसका नाम कहता है हैप्पीनेस ऑफ अ सलोन, कि हम लोग नॉर्मल सोसाइटी से अलग हैं, वो लोग हम पे रहम करते हैं, वो लोग हम पे रहम खाते हैं, तरस खाते हैं। तो वो अपनी एक सोसाइटी अलग उन लोगों की बनाना चाहता है, जो मुझे बड़ी गलत बात लगती थी। लेकिन उसे बनाने के लिए मैं तो फिल्मों के आसपास भी नहीं था उस वक्त कहीं, और ये सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा। लेकिन ये बात बड़ी रिएक्शनरी लगती थी जब मैंने सुना कि राज साहब बना रहे हैं, और फिर एक कोई गौतम मुखर्जी थे वो बनाने लगे। तो बहैसियत राइटर के लगता था कि ये बात गलत है ये कहना, क्योंकि जो जिसे आप नॉर्म, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो तमाम के तमाम लोग जी, और जिन्हें हम नॉर्मल पूरा कहते हैं वो 50 तरह से हैंडीकैप है। वो कोई स्पिरिचुअली हैंडीकैप है, कोई इमोशनली हैंडीकैप है, कोई जबान से हैंडीकैप है, कोई किसी तरह से। तो ये लगा कि ये कंपेयर करना ही गलत है। द कॉन्ट्ररी दे शुड बी ब्रॉट। और फिर जब मौका लगा तो वो बात मुझे याद थी। अब मैं पूरा वाकया तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कि सिप्पी साहब ने को मैंने वो स्क्रिप्ट बना ली थी, स्क्रिप्ट बना के सुनाई तो तैयार तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि नीचे सबटाइटल दे देंगे। सबटाइटल देंगे तो मतलब नहीं होता, क्यों? फिर तो किसी भी दूसरी जबान की फिल्म हो तो उसके नीचे सबटाइटल दिए जा सकते हैं, या एक आवाज उसके साथ, तो दैट इज डबिंग, तो उसके भी कोई मतलब नहीं निकलता था। तो 2-3 हमारे यहाँ जो बड़े, जैसे मैं कहूँ चेतन साहब से जिक्र किया, मदन मोहन जी से जिक्र किया, कैफी साहब से जिक्र किया, तो तीनों सबने राय दी कि टॉकी के जमाने में आप ये साइलेंट फिल्म बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? समझ में आ गई बात क्या, ये तो नहीं बनानी चाहिए। 2 महीने के बाद मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये नहीं बना रहे तो मैं किसी के और के साथ बना लूं। तब उन्हें लगा, कहने लगे कि तुम क्यों जिद करते हो,
मैं कहा जी मेरे हाथ में 7 आर्ट्स हैं। एक फिल्म के अंदर फोटोग्राफी है, आर्किटेक्चर है, एक्टर्स हैं, डिजाइनिंग है, साउंड है, म्यूजिक है, फिर सो मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी आर्ट्स। अगर मैं उसके बावजूद एक सीन नहीं कह सकता तो फिर मैं डायरेक्टर किस बात हूं? नहीं करना चाहिए। इतने कुछ आपके पास वसीले होते हुए भी अगर आप एक सीन नहीं क्रिएट कर सकते और बता नहीं सकते कि आप क्या कह रहे हैं, तो फिर क्या क्या? तो बस वो बात उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने फौरन ही उस वक्त रोमन से कहा था कि देखो अगर इसे इतना यकीन है तो आई कैन ट्रस्ट हिम, लेट हिम मेक दिस फिल्म। तो दैट इज हाउ कोशिश, और वो कोशिश जारी है। He was inspired with that. It was a message to the people. And आज भी एक डेफ का स्कूल है जिसका नाम कोशिश है बॉम्बे में। आरुषि एक संस्था है भोपाल में जिनके लिए मैं काम करता हूँ, टू रिहेबिलिटेट द handicapped people, not only children, even grown-ups, girls, boys, men, women, और काफी वक्त देता हूं मैं उन्हें, उनके साथ काम करता हूं। दिस इज अ गुड लाइफ। थैंक यू। ताकि चेहरे तो नजर आए, अंधेरे में थे सब। तो उनके लिए काम करता हूं, और मैं जैसे हैंडीकैप्ड आदमी को, बच्चे को जरा सा डाइवर्ट हो रहा हूं सब्जेक्ट से, बट प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली, कि ये जरूरी है कि आप अचानक किसी अंधे के सामने आ जाएं या किसी बहरे के सामने आए तो आप कुछ थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं। यू डोंट नो हाउ टू टैकल इट, हाउ टू यू, आपकी सिंपैथीज हैं, उसके बावजूद आपकी हमदर्दी है, फिर भी उसके बावजूद ये। और अगर आपने उन्हीं लोगों से वास्ता कहीं बचपन से रहा हो तो इतने हैंडीकैप महसूस नहीं करेंगे, आप इतने ऑकवर्ड महसूस नहीं करेंगे। तो हमने ये कोशिश की है कि हमारे स्कूलों की टेक्स्ट बुक्स में ये लिखवा दिया जाए, इस तरह के खूबसूरत एक पेज लगाया जाए कि आपकी क्लासरूम में अगर देखिए एक अंधा है तो आप क्या करेंगे, उसकी ये मुश्किलात है। अच्छा अगर बहरा है तो अच्छा, बहरे को बहरा कहो, अंधे को अंधा। वो जो हम विजुअली हैंडीकैप्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड एंड ऑल दैट, ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो हम खुद एस्केप करना चाहते हैं, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अंधे को अंधा कहते हो, उसे कभी बुरा नहीं लगता, उसे बेचारा अंधा मत कहिए, बहरे को बहरा कहिए, बेचारा बहरा मत कहिए। वो आंखों से नहीं, जहन से हमसे ज्यादा देख सकता है। क्योंकि ये तजर्बा हमारा हुआ एक इलेक्शंस कैंपेन में, जब पोस्टर्स बनाए हम लोगों ने कि आपके यहाँ कोई इस तरह का हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो, आपका कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा हो तो खबर कीजिए, तो कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो हमें लगा कि क्या प्रॉब्लम है, हमने बस्तियों में वो पोस्टर्स बदल दिए और उनमें लिखा कि तो आपके घर में कोई अंधा बहरा हो तो फौरन खबर कीजिए और रिपोर्ट करवाइए ताकि उसे वोट दी। इतने रिएक्शंस आए तो ये महसूस हुआ कि हमें ये एस्केप करते हुए अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक पेज 2 पेज वो उनके इशारे के जो बड़े दिलचस्प हैं बच्चों के लिए, कि सिग्नल्स जो ये जबान इस्तेमाल करते हैं हम जेस्चर्स की, कि वो ये कैसे बोलते हैं, तो बल्कि नॉर्मल बच्चे जिन्हें कि ये बोल सकते हैं वो भी ट्राई करते रहते हैं आपस में, दे बिकम फैमिलियर, ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें इस बात से किसी तरह की घबराहट नहीं होती। और ये मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख टेक्स्ट बुक्स में ये ऑलरेडी छप चुका है। और मैंने बोला कि पेजेस आपको दिए हैं कि आप उसे मराठी में ट्रांसलेट करके दीजिए, कि हम महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं और हमारी बातचीत वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर के साथ चल रही है कि मराठी की किताबों में, बचपन की छोटी स्कूल की किताबों में वो 1 पेज 2 पेज अगर एडजस्ट हो सके तो टेक्स्ट बुक्स में लगा दिया जाए, ताकि बच्चे जब बड़े हों तो उससे फैमिलियर रहे और ताकि बड़े होकर उन्हें किसी तरह की घबराहट ना हो। तो वो कोशिश उस वक्त की, वो मेरी आज तक जारी है, आज तक मैं उनके लिए काम करता हूँ। ये
अच्छा हुआ आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि बता दें लोगों को जी। और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बच्चों की टेक्स्ट बुक्स के साथ इस तरह के पेजेस लगा दीजिए। आप भी मदद कीजिए। कोशिश के बाद का आपका नया प्रयोग था अचानक। जी। अचानक में तो बहुत सी खूबियां थी, लेकिन उसमें अपने आप एक अचानक समझ में आने वाली सबसे अलग बात यह थी कि एक गीतकार की फिल्म होते हुए भी उसमें कोई गीत नहीं था। तो यह निर्णय किसका था? और जी, एक गीतकार की फिल्म होते हुए भी उसमें कोई भी गीत नहीं था, तो एक बगैर गीत की फिल्म बनाना, यह निर्णय किसने लिया था? नहीं, वैसे तो अचानक ही हुई। मैं गीतकार हूं, पर गीतकार जहां गीत की जरूरत हो वहीं गीत लिखता हूं, जहां जरूरत ना हो। अब शायर हूं, हर बात शायरी में नहीं कह सकती, तो वो कहानी पढ़ के लगा कि ये कहानी है। गीत का सवाल तो ख्याल तो इस तरह से, वो कहानी अब्बास साहब की पढ़ी थी, ख्वाजा मोहम्मद अब्बास की शॉर्ट स्टोरी थी, मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थी उसे, द 13th विक्टिम। उसके बाद उनसे जाके पूछा तो उन्होंने उसका उर्दू ट्रांसलेशन दिया, मुझे ओरिजिनल दिया, बल्कि ट्रांसलेशन अंग्रेजी था। दिल ही तो है, उसका नाम दिल ही तो है कहानी का। तो स्क्रीन प्ले करने के बाद उसमें महसूस नहीं हुई कोई जगह गाने की, तो वैसे के वैसे ही जेपी साहब को दिखा दिया। वैसे अचानक जो थी अब्बास जी की कहानी पर थी जी। खुशबू थी, वो भी हमारे शरद बाबू की बाबू इजाजत भी एक कहानी पर थी। तो कई मशहूर साहित्यकारों की कहानियों पर आपने फिल्में बनाई है क्या? तो साहित्य और सिनेमा का अपना जो विषय है, वो विषय आगे लेते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि किसी साहित्य कृति में, किसी नावल में या किसी शॉर्ट स्टोरी में, उस पर जब फिल्म बनती है तो कहाँ तक उसमें तब्दीलियां करनी चाहिए, कहाँ तक कर सकते हैं, और कौन सी लिमिट कौन सी होती है? जैसे कि कभी जो प्यूरिस्ट है, वो प्यूरिस्ट कहते हैं कि उस कहानी में कोई भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई कहते हैं कि अगर डायरेक्टर का जो अपना कुछ इरादा है करना, अगर उसमें कोई तब्दील करने का तो वो कर सकता है। उसमें आपकी भूमिका क्या है? देखिए, एक तो जो कहते हैं प्योरिस्ट के नहीं, उसमें तो मैं उन प्योरिस्ट से वाकिफ नहीं हूँ, मैं जानना चाहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये मीडियम नहीं जानते जी, क्योंकि इसे जरा सा मैं कोशिश करता हूं समझाने की कि जिस तजुर्बे को आपने देखा है, जो आपका तजुर्बा है, उसे जब आप कहानी लिखते हैं तो वो वैसे का वैसा तो नहीं लिखा होता। तो राइटर ने भी तो तब्दीली की जी, कहानीकार ने पहले ही तब्दीली की उसमें जो वो देख कर आया, और जब मैं उसे दिखाने की कोशिश करूंगा तो मैं भी तब्दीली करूंगा उस कहानी में। तो ये एक प्रोसेस है क्रिएटिविटी का, क्योंकि अब आप कद्दू बनाएंगे तो उसे काटेंगे तो सही, पूरे का पूरा कद्दू तो नहीं बना सकते हैं। तो जिस मीडियम में बनेगा या जिस स्टाइल में बनेगा वो तो उसकी सूरत लेगा। तो क्रिएटिविटी अपने आप में एक प्रोसेस है। मैं अगर शरद चंद्र की कहानी देवदास बनाता हूं तो वो कहानी सुनकर पढ़ के मुझे कैसी लगी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहने की कोशिश करता हूं। हिंदुस्तान में कम से कम 8-10 तो वर्जन हिंदी में बने हैं, पर तमाम जबानों को मिला के कम से कम 150 डिफरेंट वर्जन हैं देवदास के, और कोई भी शरद चंद्र नहीं है। जो ऑथर है उसकी पोजीशन अपनी जगह पर है। वो देवदास फिल्मकार की है, अगर तब्दीली की है, मैंने गलत की है, तो इट्स आई स्टैंड बाय इट, वेदर गुड और बैड। तो वो उसी नाम से चलती है। बेमुल्ला की देवदास, बरुआ की भी देवदास,
बंसाली की देवदास। कोई ये नहीं कहता कि शरचंद्र के बिमल रॉय की या शरचंद्र के बंसाली की। शरचंद्र अपनी जगह पे कायम है, उसी तरह से अटल है, उनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशंस होती चली आई हैं हर बड़े ऑथर के साथ। और अगर आप ये कहें कि ये प्रोसेस क्यों है, कैसे है, तो सच पूछिए तो महाभारत और रामायण के भी बड़े प्रोसेस होंगे। इतने बड़े बड़े एपिक्स में हमने कितनी तरह से इंटरप्रेट किए हैं और चले आ रहे हैं अप टू जो आपने रामायण का वर्षन टेलीविजन पर देख लिया है, हाँ लेटेस्ट, या जो लास्ट हुआ 7.5 वाला, इट्स मोर ऑफ अ कॉमिक मैजिक स्टोरी देन रामायण। किताब जो आपने बनाई वह भी अपने आप में एक प्रयोग था, एक बच्चे की एक मोन्ताज का, जिसकी यादों की मोन्ताज का उपयोग था। तो क्या उसमें आपके बचपन की कुछ यादें आपने उसमें पिरोई थी? क्या आप जिस तरह से किसी कहानी से मुतासिर होते हैं और कहते हैं, उसमें आपकी शख्सियत, आपकी अपनी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ किताब नहीं, मैं इन जनरल भी कहूँ कि कोई भी क्रिएटिव आर्ट उसके क्रिएटर को रिफ्लेक्ट जरूर करता है। जिसने भी बनाया है, जिसने भी, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे लिटरेचर हो, जो बनाने वाला, कहने वाला या करने वाला है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट जरूर होती है। और वो पर्सनैलिटी जो रिफ्लेक्ट होती है वो उसकी अपनी ग्रोथ और एक्सपीरियंस के साथ होती है। इसलिए तलुलुत्रे के घोड़े और M.F. हुसैन के घोड़े में फर्क है। सही, हाँ। कल जब मैं यहाँ पे आपकी फिल्मों के बारे में कह रहा था तो मैं एक बात ऑडियंस से ये बता दूं कि देखिए, मैंने बड़ी तारीफ सुनी इन्होंने जिस तरह से मुझे कल पेश किया। अब मैं वहां तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा जो मैंने आपको बताया, झूठ मूठ बता दिया, तारीफ कर दी मेरी, और सुना है कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उसका। तो प्लीज डोंट कंपेयर मी विद हिम, ही इज लिटरेचर, आई एम सिनेमा। तो कल एक सवाल मेरे पास आया था, मैंने कहा कि भाई मैं आपसे ही उस सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने पूछा था कि जो इजाजत का गाना है उसमें आपने एक कविता लिखी है, कविता की पंक्ति है कि उसमें 116 चांद की रातें और एक आपके कांधे का दिल। तो ये 116 चांद की रातें क्या है? बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है। जी, मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा, मैं आप सबको बता दूं, वो मुझसे गलती हुई गिनने में, वो 117 थी। गिनती में गलती हो सकती है, नहीं? क्योंकि मैं अगर 319 लिखता तो क्या आप ना पूछते? आप सभी पूछते। तो मैं तो जो भी लिखता वो आप पूछते। वरना सैकड़ों रातें कहता तो बहुत ज्यादा लोग जी, लेकिन 116 कहने से ये पता चलता है कि किसी ने बैठ के पूरी गिनी है। ये बात, उसमें इश्क की बात है। 50 साल से आप गीत लिखते आ रहे हैं। 50 साल पहले भी आपके गीत उतने ही लोकप्रिय थे जो आज भी है। जैसे कि आज की पीढ़ी, आज का मेरा छोटा बच्चा, आज का जवान वर्ग भी आपकी गीत इतनी ही आनंद से सुनता है, उतना ही मजा लेता है जैसे कि जो कजरारे है या बीड़ी है। तो कजरारे के बारे में आपने अभी जो मुझे बताया था वो प्लीज आप इनसे बताइए। नहीं, गानों के इंटरप्रिटेशंस अलग अलग से हो जाते हैं। आप लिखते किसी और तरह हैं, बनते किसी और तरह हैं, जो पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था, बिकॉज महदूद था बहुत सिनेमा। जिस तरह से आज जितना बन रहा है, जिस तादाद से और जितनी तेजी के साथ बन रहा है, तो जाहिर है उसकी जबान भी बदलती जा रही है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि रमैया अवस्था भैया, रमैया अवस्था भैया जो राज साहब ने बनाया जी, बस्ती के लोग है ना, बस्ती में जश्न मनाया जाए रमैया अवस्था भैया, उसमें एक तहजीब, एक कल्चर उनके अपने दौर की वो नजर आती है। आज सोचिए रमैया अवस्था भैया अगर पिक्चराइज किया जाए तो कैसे होगा, है ना?
कल्चर का बदल गया है। तर जाएगी, दुल्हनिया घर जाएगी, उसका जो वर्षन बना है आपने देख लिया, टीवी पर आता है, वो कुछ और ही हो गया जी। हम जिस दौर से या चले आए हैं, ये जो बात कहने की कोशिश करते हैं, आज सिनेमा उसे किस शक्ल में जाता है और कहता है। कजरारे एक सिचुएशन थी ढाबे की, एक बेसाइड ढाबा जहां वो कॉप दैट जो पुलिसमैन है वो अभी तक तलाश कर रहा है उनको, बंटी बबली को। अब वो बैठे हुए वहां पे शराब पी रहा है, और वहां पे बैठे हुए वहां पे एक जिप्सी लड़की अपनी छोटी सी टोली लिए हुए हारमोनियम पे क्यों क्यों कर रही है, और ट्रक आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं। उन ट्रकों के पीछे लिखे हुए शेर हैं जी, और ट्रकों के पीछे लिखे हुए जो उसका अंदाज है, जो सिचुएशन है, उसमें अंदाज यही होता है कि जालिम नजर हटा दे, है ना, बदनाम हो रहे हैं तेरे अपने शहर वाले, तुमने देखा जो मुझे इस तरह से चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। तो ये ट्रकों के शेर इसी तरह के होते हैं, इसलिए वो लिखे गए। तो वो सिचुएशन के साथ वो बिल्कुल सिचुएशन का हिस्सा था, बिकॉज मैं जिस तरह सिनेमा समझता हूँ, मैंने उसको सिचुएशन को उसी तरह से रखा था। Suddenly there came a guest appearance by a great artist and a great appearance like ऐश्वर्या, और वो ऐश्वर्या ना होती तो ये गाना भी इस तरह हिट ना होता। ये उनकी वजह से, ये सही है। और the entire expression and modulation changed, तो इसलिए आपको वो गाना कुछ पता नहीं कैसा लगता है, पर आज इस तरह से है। जैसे हमने एक बात सीखी थी अपने सीनियर शैलेंद्र जी से, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। अरे देते ये तो है थानेदार का साला। वो बात कहीं ना कहीं एक सोशल बात बीच में जरूर लगा लिया करते थे। हमका एक है दोपहरी बुलाए लियो रे, बांध घुंघरू कचहरी लगाए लियो रे, बीड़ी जलाए दे। तो वो एक एलिमेंट है जी जबान का, और सोशल एलिमेंट है, कहीं कमेंट है उनकी तह में। अगर जरा सा कुरेद के देखें तो कुछ और नजर आएगा। हुआ क्या है कि वो ढक दिया गया उस दाग से। मैं एक छोटी सी नज्म पेश करूं जी, 4 मिसरे। जी में आता है कि इस कान से सुराख करूं, दूसरे का जानिब से निकालूं उसको, क्योंकि मुझे सोच परेशान करती है। थिंकिंग ट्रबल्स मी, whatever I face, I observe and I react. जो नजर आता है वो मुझे, अगर मैं सोच ना रहा होता वो फिर कोई तकलीफ ही नहीं थी, हंसता। जी में आता है कि इस कान से सुराख करूं, दूसरी जानिब से निकालूं इसको, और सारी की सारी निचोड़ूं, ये रगे साफ करूं, भर दूं रेशम की जलाई हुई बुक्की उसमें, और बंद कर दूं ये सोचना, और मैं भी कह कहाती हुई इस भीड़ में शामिल होकर एक बार खूब हंसूं, खूब हंसूं, खूब हंसूं। वही सिचुएशन जब एक फिल्म में एक कैरेक्टर को दी जाती है तो मुझे उसकी जबान में बात करनी है जी, क्योंकि फिल्म की एक लिमिटेशन, और लिमिटेशन भी वही है, और उसका फन भी वही है, उसकी तकरार भी वही है, उसका क्राफ्ट भी वही है कि आप कैसे कह सकते हैं उसके बीच में जो शैलेंद्र किया करते थे। अब उस जगह पे जो चारों तरफ खून करता फिर रहा है, परेशान है, अपनी सोच से ही परेशान है, उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है ना। वहां ये नहीं कह सकता कि जी में आता है इस कान से सुराख करूं, लेकिन वो अपने लहजे में इसी तरह से बात करेगा, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू, और क्या जो भी है उसके बाद। आम गाना, कॉमन मैन लैंग्वेज गाते हुए गुजरता है, मेरा जूता है जापानी के पगलियों में हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और कॉमन मैन के लिए इससे अच्छा खूबसूरत एक्सप्रेशन मुझे नहीं मिला फिल्मी गानों में। मैं उस रोज भी कोट किया वहां एनसीपी में कि होंगे राजे राजकुमार
हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, सूरत है जाली पहचानी दुनिया वालों को हैराने, ये शैलेंद्र है। तो ये बात कजराने से चली थी। हाँ जी। और यहाँ आ गई। ये है कि मीडियम की अपनी तकरार है, और उसमें गाने मैं ये कहूँगा कि अब जो करते हैं बिल्कुल सफिशिएंट भी लिखते हैं, लेकिन मुझे ये महसूस होता है, मैं कोशिश करता हूँ उसके नीचे एक तह रख दूँ जरूर। अगर आप ये जो बहुत ऑर्डनरी लगते हैं गाने, इन्हें कभी कुरेद के देखिए, इसके नीचे कोई और मानी भी मिलेंगे, बहुत कुछ जावेद अख्तर जी ने एक बार कहा था जी कि फिल्मी गीतकार के लिए बड़ा शायर होना उतना जरूरी नहीं है कि जितना कि हर फन मौला होना। तो आपकी क्या राय है? वो ठीक कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि आप बड़े शायर हो के आप इनकलाबी शायरी लिख सकते हैं जी, लेकिन अगर आपको एक डांस नंबर लिखना पड़े तो क्या करेंगे? है ना जी। तो हर फन मौला से मकसद जो उनका है हाँ। कि दिस वेरिएशन, आप एक फिल्म में कितने गाने लिखते हैं, एक ही सिचुएशन तो नहीं होती, और सब एक ही तरह की नहीं हो सकती जी, सब आप ही के अंदाज में भी नहीं हो सकते। मैं एक फिल्म जो पॉपुलर हुई है उसका अगर उदाहरण दूं, उसकी मिसाल दूं, ओंकार। आचल धूप को रोके, ओ साथी रे, आचल धूप को रोके छांव छुए ना, और उसके अंतरों में वो जिक्र है कि ये फिसलन है, वहां होराइजन पर बादल है, फिसलन है, और ये सूरज फिसलेगा तो डूब जाएगा, मैं हाथ देते हूं तो जाल बिछा, और मैं हाथ लगाते हूं तो पीठ पे उठा, आंचल धूप को रोके छांव छुएगा। अपने एक पोइट्री का एक अपना अंदाज है, और उसके साथ साथ लोरी है, उसके साथ आला उदल जो मध्य प्रदेश में आला उदल दो भाई थे बड़े लड़ाके, जिन्होंने वॉर्स लड़ी थी मुगलों के साथ, और उनके गीत आज तक गाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। वो एक तारे पे गिरते और चुकी लेके गाते हैं लोग कि आला उदल बड़े लड़ैया ताका वार सहा ना जाए, तो वो पूरी वार्ता चलती है और बड़ी एक्साइटिंग है। उस पर है लिखा हुआ उस अंदाज में कि धड़धड़ बड़े धड़ैया, वो बड़े ओंकारा, मुझे याद नहीं रहती लाइनें, but it is on that अलाउद्दीन स्टाइल। उसके साथ साथ है कि बीड़ी जलाए जिगर में बड़ी आग है। मैं यहाँ भी आपको एक शेर कोट कर सकता हूँ, मैं सिगरेट तो नहीं पीता मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। मैं सिगरेट तो नहीं पीता मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है, बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, धुआं न निकाली और लब से पिया, ये दुनिया बड़ी भाग है। तो उसके गाने उतने सस्ते नहीं लगते अगर ये माने कहीं कुरेद के आप निकाल लें, है ना? सही। इसलिए हर फन मौला होना जरूरी है, हाँ, कि आप बात की तय के नीचे दूसरी बात कह सकें, ये कहना बड़ा जरूरी है। तो बात शायर की और गीतकार की चल रही है, तो एक सवाल ये है कि हमारी मराठी में भी कई समीक्षकों का कहना है कि गीतकार हमेशा कवि से कम दर्जे का होता है। जैसे कि हमारे गजी माडगुलकर जी है, उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बड़ा कवि नहीं मानता। क्या हिंदी में ऐसा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मैं पानी पी लूं, आपसे सवाल दूसरे माने में ये है कि आपने तो मुझे पानी पिला दिया। ये डिपेंड करता है कौन कितने बड़े होराइजन पे देख सकता है जी। ये बिल्कुल इसकी कोई वजह नहीं है कि क्योंकि फिल्मों में गाने लिखे हैं
हमारी क्या मराठी की शायर हैं जो मुटकल जी, तो हाँ कि उससे वो शायर छोटे हो गए, हालांकि वो क्राफ्ट उससे ज्यादा मुश्किल है। ग्लास भाई जी, वो क्राफ्ट जो है वो उससे ज्यादा मुश्किल है। अगर आप पीछे शायर होंगे तब ये क्राफ्ट आप पूरा कर सकते हैं। आप अगर पूरी तरह पेंटर हैं, एनाटॉमी जानते हैं और पेंटिंग्स कर सकते हैं, पूरी तरह फिगर जानते हैं, ह्यूमन फिगर जानते हैं, तब जाके कार्टून बना सकते हैं। कार्टून वैसे नहीं बनते। सही। तो आई डोंट थिंक कि शायद कम होता है, मुझे बल्कि लगता है कि वो जो फिल्मों में जो निभा लेते हैं और जो वाकई जिसके पीछे वो लिटरेचर पैदा कर सकें, जिसके पीछे बात पैदा कर सकें, जिसके पीछे कमेंट कर सकें, जिसके पीछे शायरी, वो शायर पहले है, वो शायरी का कदम पीछे है, वो रियाज पीछे किया हुआ है, तब वो वहां तक कर सकता है। अगर आपने राग नहीं सीखे और गाने म्यूजिक नहीं सीखा हुआ है तो आप एक आम तरह की कॉम्पोजिशन गाने की नहीं बना सकते। आपके पीछे उसका म्यूजिक का रियाज होना सीखना बहुत जरूरी है। मुझे मेरी निगाह में इस तरह से नजर आता है। ये जरूर है कि अगर आपने सिर्फ वही धुनें ही बनानी और फिल्मों से सुन सुन के धुनें बनानी शुरू कर दी है, फिल्मों से सुन सुन के लफ्ज जोड़ने शुरू कर दिए, तो फिर वो आपकी हद वहीं तक है, वो डिस्कशन के काबिल ही नहीं। मुझे लगता है उस पर बहस की जरूरत है। तो एक बड़े राइटर का ऐसा कहना है कि आर्ट ऑलवेज स्प्रिंग्स फ्रॉम माल एडजस्टमेंट विथ लाइफ। माल एडजस्टमेंट विथ लाइफ, क्या आप इससे सहमत हैं? आर्ट ऑलवेज स्प्रिंग्स फ्रॉम माल एडजस्टमेंट। आर्ट फॉर आर्ट सेक हैज नो मीनिंग। जी, मतलब अगेन मेरी राय आप पूछ रहे हैं, आर्ट हैज टू प्रमोट लाइफ in one form or the other, even if it is not thoughts. When we call it sheer entertainment, it is promoting aesthetics. Because if it depicts morbidity, it's not an art. It has to promote life in any form. The most abstract form उसकी जो है, उसकी वो आपके aesthetics हैं जिनको वो promote करती है, जिन्हें वो सूद करती है, आपके अंदर सहला के एक अच्छे ह्यूमन बीइंग का वजूद पैदा करती है। जी, हमारे एक मराठी के बड़े कथाकार हैं जी कुलकर्णी, उन्होंने एक बार लिखा था कि आई वॉन्टेड टू बी ए पोएट बट आई वॉज नॉट इलेक्टेड। जी हाँ, तो क्या पोएट होने के लिए, कवि होने के लिए सुना जाना जरूरी है? चुना जाना मैं समझा नहीं उनका एक्सप्रेशन क्यों है। इज इट बाय द क्रिटिक और इज इट बाय द पीपल? By some if he is power. a poet, he Yes. is a poet, and it is his own presence. He doesn't have to be elected by anybody. Yeah. I mean, his presence in itself is that of a poet. I don't think it is to be elected or it has to be. कि अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिली तो आप शायद नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हैव यू कम्युनिकेटेड। जी, यू मे कम्युनिकेट टू द मास, यू मे कम्युनिकेट। मैं अंग्रेजी में ज्यादा, लेकिन लोगों के सवाल अंग्रेजी में थे, आई होप यू डोंट माइंड, कि आपका दायरा बड़ा भी हो सकता है, बहुत वसी हो सकता है, आपका दायरा छोटा भी हो सकता है, समझने वालों का, सुनने वालों का, या आपकी पहुंच का, जो जिस दायरे के लिए आप बात कर रहे हैं वो बहुत छोटा भी हो सकता है कि सिर्फ चंद ही लोग समझ पाते हैं। जैसे वैन गॉग की अगर मिसाल दूं, एज ए पेंटर, ही वाज नॉट अंडरस्टूड इन हिज लाइफ टाइम, लेकिन ही हैड फ्यू क्रिटिक्स विद हिम जो उस बात को। तो आपकी कम्युनिकेशन, ये जरूर है कि आप उसे जितना इजी करते जाएंगे उतना उसे आप फैलाते चले जाएंगे।
and it can come to the level of the cheapest also. तो आप किस डिनोमिनेशन में बात कर रहे हैं? हाँ, कैसे गालिब अपने दौर में जानते थे कि वो बड़े शायर हैं और ये खुद एतमादी उनकी बड़ी कमाल की है, वो एरोगेंस भी कमाल की है। उनसे जब पूछा गया कि आपको दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसरी के लिए बुलाया गया, वहां पे कुछ नाम पेश हुए तो आप जाएंगे? यहाँ देखता हूँ, लेकिन मुझसे बताइए दूसरे और तीसरे दर्जे पे कौन था? पहले पे तो मैं हूँ, उनको पता था, वो खुद को और मतलब उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्या और कौन है या मैं नंबर नहीं, बात ही उसी तरह से करते हैं, दूसरे और तीसरे दर्जे पे किसका नाम है, तो उनको दाद भी नहीं मिलती, दाद भी जिंदगी में नहीं मिली। और जब मिली तो पहली बार उनका शेर एक बाला खाने पर, एक कोठे पर गाया गया, और दूसरी बार उन्होंने एक फकीर को सुना गाते हुए जब वो कौड़ियां खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिसका शेर गली में फकीर गाए और कोठे पे तवायफ गा ले, वो शेर मर नहीं सकता, वो मरेगा नहीं। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि आप अगर नॉर्मल हैं, आप अगर नॉर्मल हैं, अच्छा मैं तो नहीं आपसे आप अगर नॉर्मल हैं, आप अगर वेल एडजस्टेड हैं, तो आप एक अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, अच्छे पिता बन सकते हैं, अच्छे मित्र बन सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि आप क्रिएटिव आर्टिस्ट बने। नया कुछ करने के लिए इंसान को थोड़ा दीवाना होना जरूरी है। आपकी क्या राय है? अब जो बुनियाद नया वो सब नहीं कर रहे हैं जो चारों तरफ हो रहा है जी, तो आपका नॉर्मल होना तो वहां से साबित हो गया कि आप नॉर्मल नहीं, तो क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं करना चाहते, आप अलग कर रहे हैं, और उसके लिए आपका ऑब्सेशन होना बड़ा जरूरी है, वरना तो आप छोड़ देंगे, बीच में दबाव से छोड़ देंगे। और ऑब्सेशन होने को आप दीवानगी भी कह सकते हैं, पागलपन भी कह सकते हैं, बात तो एक ही है। तो उसे दीवान हिंदी में या उर्दू में दीवानगी कह लीजिए, मैं अंग्रेजी में उसे ऑब्सेशन कहता हूँ। जैसे आपने फिल्मों में अनेक प्रयोग किए, वैसे कविता में आपने अनेक प्रयोग किए हैं, तो कुछ त्रिवेणियां भी आपने लिखी है, उनके बारे में आप कृपया कुछ बताएंगे? और कुछ त्रिवेणियां सुन के पढ़ के सुना। जी हाँ, वो एक ऐसा ही दीवानापन था कि आप के हाथ में पेंसिल आ जाए और सीख रहे हो तो आप उल्टी सीधी लकीरें खींचते रहते हैं, और कैनवस हो तो उस पर रंग लगाने शुरू कर जाते हैं, और सितार सीख रहे हैं, तबला सीख रहे हैं, तो उल्टे सीधे हाथ बेसुरे बेताले मारते हैं आप हाथ। तो हमारे भी उस प्रोसेस में एक माहिया एक फॉर्म है पंजाबी फोक सॉन्ग की, जिसमें एक मिसरा पहला थ्रो अवे लाइन, कुछ पंजाबी हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है दे विल अंडरस्टैंड, कि सप चढ़ गया किकरी ते, एक थ्रो अवे लाइन है, so the other party has to answer this with a rhyme। सप चढ़ गया किकरी ते, the answer कल तीनों भैणा इको जी हाँ, मैं तो आशिक हाँ पिछली ते, ये तीनों बहनें एक सी हैं, मैं तो बीच वाली पे आशिक हूँ। एक फॉर्म है माहिया की जो चलती है और बड़ी पॉपुलर है पंजाब जी। हाइकू एक फॉर्म है जापानीज, उसमें सिर्फ एक इमेज बयान होती है। देन मुसल्लस तीन मिसरों में कही हुई एक नज्म या एक पोएम होती है। तो ये करते हुए, इससे खेलते खालते ही एक फॉर्म मेरे जहन में आई जो करते हुए लिखते हुए बनी, उसका नाम त्रिवेणी रखा। त्रिवेणी इसलिए कि उसमें पहले दो मिसरे जो हैं वो अपने आप में शेर पूरा कर देते हैं, ख्याल पूरा करते हैं, तीसरा मिसरा आने से या तो उसके माने बदल जाते हैं या कोई और एक्सटेंशन हो जाती है। वो नहीं है मुझे पहले दो मिसरों में कहा था, तो लगता था गंगा जमुना के जो सतह पर पानी नजर आते हैं, इसके अंदर तीसरी एक नदी सरस्वती जो छुपी हुई है,
अगर आपको सरस्वती दिखा दे तो उसका नाम त्रिवेणी रख ले। उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, मिसाल के तौर पर जी, उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख फिजा में। और तीसरा मिसरा है, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। इसकी फॉर्म का ये एक मजा है। मैं बल्कि एक त्रिवेणी और आपको जी सुना दें। सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं। मौत किसी पे कम ज्यादा नहीं आती, वो एक बराबर आती है। सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं। जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। आपकी खातिर अगर हम लूट भी लें आसमान, क्या मिलेगा चंद चमकीले से शीशे तोड़कर। साहब मैं आपके लिए चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूं, मैं आपको महबूबा को कसम खा खा के भूलते रहे, तुम कहो तो सही, मैं देखो सितारे तोड़ के ले आता हूं। मुझे यूं लगा कि आपकी खातिर अगर हम लूट भी लें आसमान, क्या मिलेगा चंद चमकीले से शीशे तोड़कर। आई थिंक आई वॉज मोर रियलिस्टिक। चांद चुभ जाएगा उंगली में तो खून आ जाएगा। तमाम सफे किताबों के फड़फड़ाने लगे, तमाम सफे किताबों के फड़फड़ाने लगे, हवा धकेल के दरवाजा आ गई घर में। दरवाजा खोला, हवा उगली और पूरी किताब के सफे फड़फड़ा गए। तमाम सफे किताबों के फड़फड़ाने लगे, हवा धकेल के दरवाजा आ गई घर में। कभी हवा की तरह तुम भी आया जाए। पर्चियां बट रही हैं गलियों में, पर्चियां बट रही हैं गलियों में, अपने कातिल का इंतखाब करो। चुनाव करो अपने कातिल का, किससे कत्ल होना। पर्चियां बट रही हैं गलियों में, अपने कातिल का इंतखाब करो। वक्त ये सख्त है चुनाव का। चूड़ी का टुकड़ा था एक और। फॉर्म है त्रिवेणी, जिसका तजुर्बा किया था जो चल निकला जी। और एक कहना चाहते हो नहीं? फरमाइए। तो और एक फॉर्म आपने लिया, जैसे कि एक नया प्रयोग कविता में और एक किया है, पाजी नज्मों के नाम से। तो एक आध पाजी नज्म हमें सुनाएंगे और उसके बारे में कुछ कहें। अच्छा, पाजी नज्म तो सिर्फ पाजीपन है। जैसे सीधा सीधा कह दें तो लोग मजाक कर लेते हैं कि ये भी कोई शायरी हो, लेकिन दिल की भड़ास तो निकाली तो निकालनी है किसी सूरत। चिपचिपे दूध से नहलाते हैं आंगन में खड़ा करके तुम्हें, चिपचिपे दूध से नहलाते हैं आंगन में खड़ा करके तुम्हें,
शहद भी, तेल भी और हल्दी भी न जाने क्या क्या घोल के सर पे लुढ़ाते हैं गिलसियां भर के। ये सूरत आपने देखी होगी अपने घर में पूजा के टाइम पे। चिपचपे दूध से नहलाते हैं आंगन में खड़ा करके तुम्हें, शहद भी, तेल भी, हल्दी भी न जाने क्या क्या घोल के सर पे लुढ़ाते हैं गिलसियां भर के। और औरतें गाती हैं जब तीव्र सुरों में मिलकर, पांव पर पांव लगाए खड़े रहते हुए पथराई सी मुस्कान लिए, बुत नहीं हो तो परेशानी तो होती होगी। औरतें गाती हैं जब तीव्र सुरों में मिलकर, पांव पर पांव लगाए खड़े रहते हुए पथराई सी मुस्कान लिए, बुत नहीं हो तो परेशानी तो होती होगी। जब धुआं देता है लगातार पुजारी, घी जलाता है कई तरह के छौंके देकर, एक जरा छींक ही दो तुम तो यकीन आए कि सब देख रहे हो। बड़े टाइमिंग पर छींक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो बिल्कुल सरापा कृष्ण हो गया जी। बस ये मैं जितने ये बड़े मियाँ के साथ बातचीत करने के लिए कोई तो बहाना चाहिए ना, क्या करे आदमी। बड़े मियाँ हुंकारा भी नहीं भरते। मैं जितनी भी जबानें बोल सकता हूं वो सारी आजमाई हैं, खुदा ने एक भी समझी नहीं अब तक। मैं किस जबान में उससे बात करूं? मैं जितनी भी जबानें बोल सकता हूं वो सारी आजमाई हैं, खुदा ने एक भी समझी नहीं अब तक। न वो गर्दन हिलाता है न वो हुंकारा ही देता है। कम से कम ऐसे ही कह दो, समझ आए कहा हमारी दुआ दी तो इतना बोल दो। मैं जितनी भी जबानें बोल सकता हूं वो सारी आजमाई हैं, खुदा ने एक भी समझी नहीं अब तक। न वो गर्दन हिलाता है न वो हुंकारा ही देता है। कुछ ऐसा सोचकर कि शायद फरिश्तों ही से पढ़वा ले। कभी मैं चांद की तख्ती पे लिख देता हूं कोई शेर गालिब का, तो धो देता है उसको या कुतर के फांक जाता है। वाह, पढ़ा लिखा अगर होता खुदा अपना, ना होती गुफ्तगू तो कम से कम चिट्ठी का आना जाना था। ये बस इस तरह की हरकतें हैं जिन्हें मोबाइल, सचमुच कितना मोबाइल है, बहुत ही ज्यादा पाजी नजर सुना रहे हैं। मोबाइल सचमुच कितना मोबाइल है। एक कान पे दफ्तर पहना है, दूसरे कान पे घर रखा है। सारे काम मैं दाएं कान से करता हूं और बाकी घर के बाएं से। दाएं कान से मैनेजर ने पकड़ा खाना खाते हुए, एक जरूरी खत है सर। गैरेज से एक फोन आया, फिर दाएं कान पे, क्लच प्लेट सर टूट गई है, कार्बोरेटर में कचरा है। फॉर एवरी लिटिल थिंग वी हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। अरे जरा सी बात भी, मैं क्या करूं, यहाँ पोस्ट ऑफिस आया। बाएं कान पे बीप हुई, बीवी से कहा होल्ड करो, वो न्यूयॉर्क से बोल रही है। इमेज देखिए, सर जोड़ के बैठी औरतों में जब कोई बच्चा रोए तो गांव में पनघट पे कहीं बैठे हुए देखा, 5-6 औरतें बैठी बात कर रही। सर जोड़ के बैठी औरतों में जब कोई बच्चा रोए तो छाती से लगा के उसकी मां कुछ देर अलग हट जाती है। कुछ ऐसे ही मीटिंग में मोबाइल कान पे रख के कोई मीटिंग कुछ ऐसे ही मीटिंग में मोबाइल कान पे रख के कोई मीटिंग से उठ जाता है। एक मैयत पर देखा कान लगाए कोई सरगोशी में बोल रहा था, शायद पूछ रहा तो किसी फरिश्ते से, गया है जो पहुंचा है कि नहीं। एक मैयत पर देखा कान लगाए कोई सरगोशी में बोल रहा था, शायद पूछ रहा हो किसी फरिश्ते से, गया है जो पहुंचा कि नहीं। एक हिदायत बार बार एक नंबर पर आ जाती है
आउट ऑफ रीच है, बाद में कोशिश करके देखें। ये नंबर शायद उसका होगा। बड़े जी सर। आपने कुसुमाग्रज जी की कविताओं का, मराठी कविताओं का उर्दू में अनुवाद किया है जी। क्या आप उसमें की कोई कविताएं पढ़ के सुनाएंगे और उसके बारे में कुछ कहिए। I wish कि अरुण के पास अगर वो होती हैं आज नज़में मराठी की, तो एक आध ओरिजिनल पढ़ते हैं। और बहरहाल आई कैन, मैं सुनाऊंगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नज़में हैं। आई मस्ट थैंक्स अरुण शिवटे वंस अगेन। उनकी वजह से ये मुझसे एक अच्छा काम हो गया। उनकी क्लासिकल नज़में तो हिंदी आइट्स के पास पब्लिश हुई हैं, साहित्य अकेडमी से भी पब्लिश हुई हैं, जितनी बड़ी नज़में हैं। लेकिन वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो कुसुमाग्रज के यहाँ मिलते हैं, वो नज़में उनसे वाकिफ नहीं है हिंदी और उर्दू में। तो मैंने कोशिश की उस तरह की नज़में चुनी जाए और वो पहुंचाई जाए, क्योंकि उसमें एक बहुत हसास और बड़ा इंसान नजर आते हैं। शायर तो थे ही बड़े, लेकिन वही कि शायर होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वाकई मोटा चश्मा लगा लिया जाए। तो आम आदमी की तरह आदमी उस लेवल पे देख सके, बात कर सके। और मैं तो, मेरे यहाँ तो पाजी नज़में मिलती हैं, तो उनके यहाँ पाजी नहीं है। उनकी छोटी सी हसास तबीयत, सेंसिटिव तबीयत जो है, उनकी वो मिजाज नजर आता है। और वो कहते हैं कि एक दफा जब राशन खत्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से। मैं उनकी नज़मों का राइम नहीं रखा है जी, क्योंकि अगर मैं राइम मिलाने की कोशिश करता, ये जूम कहां से आता, तो ये होता कि उसके मानी कहीं गुम हो जाते। तो मैंने लाइनों के करीब करीब चला हूं। ये माइक पर जो भी है साहब जरा सा देख लीजिए, वो पीछे there's a ring echo coming here। एक दफा जब राशन खत्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से के बेच आए। हंस के कहा था तूने तब, कहो तुम्हारी नज़में भी डाल दूं उनमें, उनसे वजन बढ़ जाएगा। अच्छा, तू और तुम का खिताब और कहीं आप इस्तेमाल किया जो मराठी में नहीं है। मराठी में तू बड़ा बाइज्जत लगता है, हिंदी में थोड़ा सा शायद ऑकवर्ड लगे, लेकिन तू हम खुदा को भी कह देते हैं, माँ को भी तू कह के बात कर लेते हैं। एक दफा जब राशन खत्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से के बेच आए। हंस के कहा था तूने तब, कहो तुम्हारी नज़्म भी डाल दूं उनमें, उनसे वजन बढ़ जाएगा। मैंने कहा था कल जो वक्त करेगा वो मत आज करो। आंखें भर आई थी तेरी और कहा था मैं तो क्या, वो वक्त भी न कर पाएगा। बहुत गर्भा जो मंदिर का अंदर का, जहां भगवान सेंटर में, दर्शन करने आए हो क्या आओ, लेकिन इस मंदिर में इन दिनों भगवान नहीं है। दर्शन करने आए हो क्या, लेकिन इस मंदिर में इन दिनों भगवान नहीं है। गर्भा घर है, चांदी का छतर है, सोने का दीपक, हीरों की झालर, उनके दर्शन करने में भी हर्ज नहीं है। घंटा बजाइए, आइए इस जानिब आ जाइए। देखा खाली गर्भा आपने,
ऐसा नहीं है, वो भी हुआ करता था कभी, भोर आरती पर उठता था, सेज आरती पे सोता था। ऐसा नहीं है, वो भी हुआ करता था कभी, भोर आरती पर उठता था, सेज आरती पर सोता था, बंद करके दोनों दरवाजे 12 बजे खाना खाता था, 2 घंटे सुस्ताता था। ऐसे भगवान। और यहां में कुसुम जी बता गए जी, कुसुम अगर से बंद करके दोनों दरवाजे 12 बजे खाना खाता था, 2 घंटे सुस्ताता था, सब कुछ ठीक ही चलता था। ढेरों चढ़ावे चढ़ते थे, मोती और जवाहर के भी पैरों में पड़ते थे आकर। दक्षिण के दरवाजे पर कारों का शोर-ओ-गुल रहता था, मंत्र पाठ गूंजा करता था, रेशमी साड़ियां, सिल्की सूट सामने सजदे में दोहरे हो जाते थे। बैंक अकाउंट हिरणों की चाल उछलते, बैंक अकाउंट हिरणों की चाल उछलते थे, सब होता था जो चाहिए वैसा था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती अपनी उत्तर के दरवाजे पर ही अटकाया हुआ कोढ़ी एक भिखारी ऊंचे सुर में चिल्लाया, बापा जी चल बाहर आ जा। लेकिन एक दिन बदकिस्मती अपनी उत्तर के दरवाजे पर ही अटकाया हुआ कोढ़ी एक भिखारी ऊंचे सुर में चिल्लाया, बापा जी चल बाहर आ जा। पांव फटते जब भोर आरती का वक्त हुआ, गर्भगृह वो खाली था। पुलिस में इतला दर्ज करा दी है हमने, वापस शायद आ भी जाए, लेकिन कोढ़ियों की बस्ती में एक बार रहा हो तो वापस रखें या कि नहीं, ये सोचना होगा। बहुत कमाल, बहुत ग्रेट शायद। पुलिस में इतना दर्ज करा दी है हमने, वापस शायद आ भी जाए, लेकिन कोढ़ियों की बस्ती में एक बार रहा हो तो वापस रखें या कि नहीं, ये सोचना होगा। अपने ट्रस्टीज की यूं तो खतो किताबत जारी है जयपुर के साथ, दूसरी मूर्ति लेनी है, लेकिन फिलहाल गर्भगृह के दर्शन कीजिए। वैसे कहें तो गर्भा ही तो सबसे अहम है, गर्भा सलामत भगवान हजार। एक और नज़्म है बड़ी, रीड क्या नाम है, कना, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है जब शायर की चाहने वाले उनकी नज़्मों के नाम से पहचानते हो। और हर सब ऐसे लेजेंडरी शायर, इतने बड़े शायर को तो जानना चाहिए। आई होप हिंदी में भी मैंने नाम वही रखे हैं ताकि नज़्म तलाश करते हुए आसान रहे। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया। कना में जिस तरह से राइम्स मिलते हैं, मैंने वो उसी वजह से फिर राइम्स पे नहीं गया, क्योंकि वरना उसकी वजह से मानी से दूर हो जाता है, लेकिन इसकी लय सब में एक मीटर जरूर चलता है। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए, पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रहकर गई। मायके आई हुई लड़की की माँ ने चारों दीवारों पे नाची, हाथी हाथ जाती कैसे। बड़ा खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए, पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रहकर गई।
मायके आई हुई लड़की की मां ने चारों दीवारों पे नाची, खाली हाथ अब जाती कैसे, खैर से पत्नी बची है। दीवार चूरा हो गई, चूल्हा बुझा, जो था नहीं था सब गया। प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी की। मेरी औरत और मैं सर लड़ रहे हैं, मट्टी कीचड़ फेंक कर दीवार उठाकर आ रहा हूं। जेब की जानिब गया था, हाथ के हंसकर उठाओ, ना 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 पैसे नहीं सर, यूं ही अकेला लग रहा था। घर तो टूटा, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी। हाथ रखिए पीठ पर और इतना आपको अच्छा लगा, तुम्हें हौसला होता है कि मैंने कुसुम अग्रज के साथ सही बर्ताव किया, सही पहुंची नजर आप तक। जी धन्यवाद गुलजार। ऐसा तो लगता है कि इस मुलाकात का जो सिलसिला है वो चलता है, लेकिन हर चीज को अपनी अपनी आदत, अपनी एक हद है। तो एक सिर्फ 2 सवाल आखिरी के मैं पूछूंगा जी आपसे। तो एक पहला सवाल ये है कि आपने ये जो सब प्रयोग किए, कभी कभी प्रयोगों में अपयश भी आता है, अपयश भी आता है, सक्सेस भी आता है, या फिर फेल्योर भी आता है। तो जिंदगी में यश और अपयश कितने मायने रखते हैं, सक्सेस और फेल्योर कितने मायने रखते हैं? फेल और कामयाबी दोनों आती हैं जी, और फेल और कामयाबी तो तभी होंगी अगर आप तजुर्बा करेंगे तो, है ना जी। वरना तो आप वक्त गुजार रहे हैं, आपको जो उम्र दी गई है जितनी भी है, जिसकी कोई लिखत पढ़त तो अल्लाह मियाँ ने की नहीं। कहीं बड़े मियाँ के साथ तो लिखा हो तो उसने दिया ही नहीं कोई पेपर की, आपकी उम्र इतनी होगी, अगर आपके इतने दांत है तो इतने साल जियोगे, तो फिर आपको वक्त ही गुजारना है। लेकिन अगर जीना है तो हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे जी। हाथ पांव हिलाएंगे तो हाथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो झेलना होगा, उसके साथ जीना होगा, तो बगैर उसके तो ना वो जीना है ना वो मरना है। वो ऐसा ही है कि जैसे आदमी अपने जिस्म की कब्र में जी रहा हो। एक 50 साल की आपकी यात्रा है, सफर है ये। उम्र ज्यादा जी, उम्र ज्यादा है मेरी। एक कलाकार का सफर। तो इस मुकाम तक आते हुए आप अब क्या महसूस करते हैं कि जीवन से आपकी क्या अपेक्षा थी और वो कितनी पूरी हुई? मायूस नहीं हूं, मुझे लगता है कि मेरा सफर अच्छा हुआ, और उस सबूत के लिए अब मैं गिनती तो नहीं कर सकता, ये सब लोग बैठे आपकी प्रेजेंस, आपका होना और आपका मुझे बर्दाश्त करना बताता है कि मेरा सफर रायगा नहीं गया। धन्यवाद गुलजार जी, आप यहाँ आए, चंद लम्हे हमारे साथ आपने बांटे हैं। हमारी ये शाम आज की एक यादगार शाम हो गई, और मुझे यकीन है कि यहाँ आने वाले सभी लोगों के दिमाग में यह शाम हमेशा के लिए रहेगी। आमचे आपले मनपूर्वक आभार मानतो। धन्यवाद। थैंक यू।